चंद्र कुमार बेहरा। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। सो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में, हाँ जी नहीं, हाउ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। आज उसका 2-3 छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। हाँ, तो देखो पहला न्यूमेरिकल जो आता है, मान के चल कि यहाँ एक नॉट बोल्ट है और यहाँ से कुछ इस तरह का नॉट बोल्ट है, क्या रेंज टाइप का है। मैंने यहाँ पे फोर्स डाला, मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स डाला, वो फोर्स का वैल्यू था 6 न्यूटन और ये 30 डिग्री था, तो ये खुल रहा था, यहाँ पे नट बोल्ट खोल रहा था। अच्छा, ये कौन से डिस्टेंस पे है ना? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये खोल रहा था। मैंने बोला वही नॉट बोल्ट को खोलने के लिए मुझे यहाँ पे कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना चाहिए, फिर भी वो नॉट बोल्ट खोलना चाहिए। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में डायग्राम क्या मैं बोल रहा हूँ? ये रेंज की तरह है। यहाँ पे 6 न्यूटन पॉइंट मैंने फोर्स अप्लाई किया, कौन से डिस्टेंस से? नॉट बोल्ट से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये नॉट बोल्ट वहां पे लूज हो रहा था, ये ओपन हो रहा था। यहाँ पे मैंने क्या किया? फोर्स एक अप्लाई किया। मैं चाहता हूं कि ये फोर्स अप्लाई करने पे भी यहाँ पे नॉट बोल्ट खोलना चाहिए, तो ये फोर्स का वैल्यू कितना है? नॉट बोल्ट ओपन होने का मतलब क्या है कि टॉर्निंग इफेक्ट देगा। अरे हमने यहाँ पे पकड़ के देख, इधर यहाँ पे एक्सिस को पकड़ के हम नीचे की तरफ घुमाएंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे का मतलब क्या है? टॉर्निंग इफेक्ट देगा। कौन से डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड है मतलब एक्सिस के राइट साइड, डाउनवर्ड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, क्लॉकवाइज की तरह ओपन हुआ, तो क्लॉकवाइज की तरह ओपन हुआ, तो इसके लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो ये आ गया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो F इनटू क्या आएगा? 8 plus 8 16। अरे ना, दैट इज इक्वल टू, माइनस लिखोगे तो दोनों टॉर्क को ऐड करके 0 करोगे, दोनों टॉर्क को ऐड करके 0 करोगे। माइनस नहीं लिखोगे तो क्लॉकवाइज का टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क लिखोगे। क्लॉकवाइज का टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क लिखोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या बनेगा? तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, इसका जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ये क्या आएगा? 6 sin 30, 6 sin 30 इधर की तरफ आएगा 6 cos 30। कौन इसको ओपन कराएगा? कौन इसको ओपन कराएगा? वही वाला ओपन कराएगा 6 sin 30, क्योंकि ये along the axis of the rotation पे है। तो 6 sin 30 कितने डिस्टेंस में लग रहा है? 8 डिस्टेंस में। 6 sin 30 into 8 आया समझ में? अरे आया ना। अब क्या बनेगा? F इक्वल टू 6 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 8/16। तो क्या आएगा यहाँ पे? F इक्वल टू 2 जा 6 3 3 to 8 24, 24/16 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन। कितना फोर्स मुझे डालना पड़ेगा? वो नॉट को ओपन करने के लिए 1.5 न्यूटन का फोर्स मुझे डालना पड़ेगा। हो गया ये वाला? अरे हाँ ना। नेक्स्ट को चलते हैं, ठीक है। ये वाला आसान सा चीज था, बहुत ही आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाँ कि नहीं? अच्छा, एक हार्ट दिया गया है, एक क्या दिया गया है? हार्ट दिया गया है, हार्ट टाइप का बॉडी। क्या आप भी वाह, अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, ये जरूर मजा आएगा। तो देखो अभी क्या दिया गया है? ये पॉइंट में मुझे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, हाँ कि नहीं? ये इसका क्या है? ये इसका मान के चलो ये इधर नहीं है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो बॉडी का फोर्स मैं इधर डाल रहा हूँ, बॉडी का फोर्स मैं इधर डाल रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ, तो ये वाला मेरा 10 न्यूटन, जो कि सेंटर ऑफ मास से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अच्छी तरह से देखो, फोर्स को देखो, हार्ट को नहीं।
अब क्या बनेगा मेरा ना, यहां से कुछ इस तरह का फोर्स दे रहा हूं मैं, जो कि सेंटर ऑफ मास से ये फोर्स डाल रहा हूं 5 न्यूटन, सेंटर ऑफ मास से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। इधर कुछ फोर्स डाल रहा हूं जिसका वैल्यू है 15 न्यूटन, जो कि कितने डिस्टेंस पे है ना, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और ये एंगल बना रहा है कुछ यहाँ पे 37 डिग्री का, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। आया समझ में डायग्राम? अब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है इधर। अच्छा ये वाला थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूं। वाह, अब ये वाला फोर्स कुछ इधर लग रहा है, ये आया कितना 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहां से अच्छा यहां से कुछ इसका डिस्टेंस है, यहां से कुछ इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है क्या, इसके फोर्स के साथ ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल बना रहा है फोर्स के साथ, ये जो फोर्स के साथ बनाएगा 150 डिग्री, फोर्स के साथ कितना बना रहा है 150 डिग्री। आया समझ में? मुझे पूछा गया है फाइंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास हो। आया समझ में? ये वाला अच्छा सा डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम है, डायग्राम खुद कर लो, पॉइंट को दिखो, 15 न्यूटन 6 सेंटीमीटर पे, 5 न्यूटन 3 सेंटीमीटर पे, 10 न्यूटन 4 सेंटीमीटर पे, एंगल मेजर कर लो 37 डिग्री, यहाँ पे 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर पे, और ये 150 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो हर एक फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, सबके लिए टॉर्क आएगा। टॉर्क पहले 10 न्यूटन से लिखते हैं, टॉर्क अबाउट ओ सी। टॉर्क 10 न्यूटन के लिए क्या आएगा? फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पे है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने में है? 4 सेंटीमीटर पे है। अच्छा ये एक्सिस है, मान के चलिए ये एक्सिस है, हाँ कि नहीं? अब इसे मैं घुमाऊंगा, वो किस तरह घूमेगा? इस तरह का घूमेगा, हाँ कि नहीं? अरे ऐसे ये एक्सिस है, तो इसे मैं पकड़ के घुमाऊंगा ना, ये ऊपर की तरफ घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज की तरह घूमेगा, ऊपर की तरफ खींचू इसको, तो क्लॉकवाइज की तरफ मतलब -10 into 4, उसका परपेंडिकुलर डेरिवेटिव 4 यहाँ पे 90 डिग्री है। आया समझ में? अच्छा अब देख 50 न्यूटन के लिए 50 न्यूटन में क्या होगा? ये जो कंपोनेंट इधर जा रहा था, ये तो इस तरह चल रहा है, और डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इधर 6 का एक कंपोनेंट आएगा 6 cos 37, और इधर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा 6 sin 37। तो ये फोर्स के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, ये फोर्स के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। अरे हाँ या ना? तो अब देख फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, हाँ कि नहीं? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये वाला डिस्टेंस है, ये किसे घुमाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, हाँ कि नहीं? ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, इस तरह घुमाएगा ना, तो क्या आएगा? प्लस 15 into 6 sin 37, 15 into 6 sin 37। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब देख इसके लिए 5 के लिए हाइट सेंटर ऑफ मास को बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास में जो ही पास करेगा उसका टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 5 के लिए क्या मिल जाएगा? टॉर्क का वैल्यू 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, यहाँ पे बॉडी और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ही कोई नहीं होगा। फोर्स जहां पे अप्लाई होगा वहां से सेंटर ऑफ मास एक्सिस के द्वारा कुछ भी डिस्टेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे देख ये वाला अगर इधर चलेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या लगेगा ना? 20 sin 30 क्या लगेगा? 20 sin 30। अरे हाँ या ना? अब ये एक्सिस की तरह है, ये किसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, इसे ऊपर की तरफ ही खींचेगा ना, तो क्या आएगा? प्लस 20 sin 30 into 4, 20 sin 30 into 4, तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। अरे हाँ या ना? ये वाला खुद कैलकुलेट करना, ये वाला खुद कैलकुलेट करना। हो गया? नेक्स्ट को चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देता है कि यहाँ पे कोई बॉल ऐसे ही लेंथ एल पे सस्पेंडेड था। ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मैंने क्या किया, उसको ऐसे पुल किया, मैंने इसको पुल किया। तो पुल करने के बाद इसने क्या किया, थीटा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब इसका लेंथ तो एल है, आगे नहीं, इसका वेट, इसका मास कुछ एम होगा, आगे नहीं। वो पूछा गया है कि फाइंड टॉर्क, मुझे क्या कर निकालना है, टॉर्क अबाउट वो वाला उसका वेट से। फाइंड टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ इट्स वेट। तो वेट कैसे निकलेगा, ऐसे W निकलेगा। टॉर्क मुझे निकालना है इसका, ये वेट के वजह से मुझे टॉर्क निकालना है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये वाला आएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये वाला एम है। अच्छा ये वाला 90 हुआ तो थीटा हुआ, तो ये वाला कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का वैल्यू क्या बनेगा, टॉर्क का वैल्यू कुछ इस तरह का बनेगा, टॉर्क इक्वल टू वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेट का वैल्यू क्या है, mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ पे l है, तो ये वाला कितना आएगा, l cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू l sin थीटा। तो क्या बनेगा, mg l sin थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या बनेगा, बहुत आसान सा चीज है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए लिख लो, टॉर्क इक्वल टू wl sin थीटा बाय mg l sin थीटा। यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी देगा, यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी होगा, टॉर्क कहाँ पे जीरो होगा, टॉर्क कहाँ पे जीरो होगा। देखो टॉर्क का वैल्यू m तो कभी जीरो नहीं होगा, g तो कभी जीरो नहीं होगा, l यहाँ पे mgl कभी जीरो नहीं होगा। टॉर्क इक्वल टू जीरो, देन sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा कहाँ पे जीरो होगा, जो बॉडी यहाँ पे आएगा, पूरा एक्सिस में ही आएगा, वहां पे टॉर्क जीरो होगा। हाँ कि नहीं, ये वाला एक्सिस है ना, तो एक्सिस में आएगा तो जीरो होगा। आया समझ में, आगे ठीक है। तो समझ रहा हूं कि टॉर्क निकालने का तरीका तुम लोगों को आ गया होगा, कैसे टॉर्क निकालोगे, कैसे एक्सिस के साथ, डिस्टेंस के साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके टॉर्क निकालोगे, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब चलते हैं कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अच्छा बहुत आसान सा चीज है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे, if the body, static equilibrium हम किसको बोलेंगे, if the body is in translatory equilibrium and rotational equilibrium। if the body is in translatory equilibrium and rotational equilibrium, body दोनों पे होगा, किसमें होगा, ट्रांसलेटोरी इक्विलिब्रियम में होगा और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। आया समझ में, दो कंडीशंस, बॉडी ट्रांसलेटोरी इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेटोरी इक्विलिब्रियम का चीज क्या है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इक्विलिब्रियम में बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा और इक्विलिब्रियम में चलेगा। उसका मतलब क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो आएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। एफ नेट का जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स भी जीरो होगा, उसका हर कंपोनेंट एक्स एक्सिस में भी जीरो होगा, उसका हर कंपोनेंट वाई एक्सिस में जीरो होगा, उसका हर कंपोनेंट एक्स जेड में भी जीरो होगा। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के बारे में, अगर एफ नेट मेरा जीरो हुआ तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल अगर नेट फोर्स जीरो है बॉडी में एंड द बॉडी इज इन ट्रांसलेटोरी इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसी तरह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या लिखेंगे कि टॉर्क नेट टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा, नेट टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट टॉर्क अगर जीरो आता है, नेट टॉर्क अगर जीरो आता है तो इसका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कंपोनेंट भी जीरो आएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे जैसे कि ए सी वाई कांस्टेंट है, तो ए के बारे में एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और उसका वेलोसिटी मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि if the net torque
about the center of mass, if the net torque about the center of mass is zero, net torque about the center of mass or any point, यहाँ पे याद रखो एक ये कि if the body is in static equilibrium, if the body is in static equilibrium, then torque about any point is zero. Torque about any point is equal to zero. अगर बॉडी मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो टॉर्क बनेगा एट एनी पॉइंट मेरा जीरो होगा। मेरा क्या आएगा? जीरो होगा। मान के चल कि ये एक रॉड है, ये रॉड है, हाँ कि नहीं? अच्छा, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक्सिस क्या पे है, मैं कोई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बनेगा, यहाँ पे भी एक्सिस में ले सकता हूँ, यहाँ पे भी एक्सिस में ले सकता हूँ, हाँ या ना? एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बाद में न्यूमेरिकल करने से पता चल जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ क्या होगा? तुम चाहे ये पॉइंट ए पॉइंट में भी टॉर्क टाउ ए भी जीरो ले सकते हो, बी पॉइंट पे भी जीरो ले सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में भी जीरो ले सकते हो। आया समझ में? किसी भी पॉइंट में, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में तुम टॉर्क इसको जीरो ले सकते हो इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा का मतलब क्या है? उसका नेट फोर्स जीरो आएगा तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा, नेट टॉर्क भी जीरो आएगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आ गया कि नेट टॉर्क वहां पे जीरो होगा। If the body is in static equilibrium, then the body must be in translatory equilibrium and rotational equilibrium, and torque about any point is zero। ये most important चीज है, torque about any point equal to zero। कोई इसको clockwise घुमाएगा तो कोई इसको anti clockwise घुमा रहा होगा। torque about any point zero का मतलब क्या है? clockwise torque equal to anti clockwise torque बनेगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, नेक्स्ट को चलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में दे रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स एससी और वहां के बुक्स में होगा। वाह, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनाता हूं मैं। एक आसान सा क्वेश्चन में दे रहा हूं। अच्छा देखो, अब क्या दिया गया है? ये एक सरफेस है, एक रॉक सरफेस है। आया समझ में कि नहीं? ये एक रॉक सरफेस है। रॉक सरफेस में मैंने एक ब्लॉक रखा हूं। यहाँ पे रॉक सरफेस में मैंने क्या किया हूं? एक ब्लॉक रखा हूं। अच्छा, जो ब्लॉक रखा हूं, मान के चल कि इसका जो साइड है ये ए है, इसका जो साइड है ए है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है ये म्यू दिया गया है। किसका? रॉक सरफेस है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया गया है? म्यू दिया गया है। मुझे क्या पूछा गया है? At what distance from center of mass? क्वेश्चन क्या है मेरा ना? at what distance from center of mass normal reaction acts। At what distance from center of mass normal reaction acts? यही वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो कैसे करते हैं। पहला बात मैं चीज तुमको बोल देता हूं कि मेरा वेट जो है, बॉडी का जो वेट है, वो सेंटर ऑफ मास से एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ मास के थ्रू आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शंस जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाए। अच्छी तरह से याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाए। आया समझ में कि नहीं? हाँ कि नहीं? जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। देखो कैसे हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा? अगर ये बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा mg वेट की तरह, हाँ कि नहीं? अच्छा, बॉडी इधर जा रहा है, मगर क्या हो रहा है? रोटेट होके जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वेट mg नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, इधर चलेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ आएगा। अगर मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा, इधर ही आएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा, मान लो ये एक्सिस है, ये
एक्सिस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को कैसे घुमाएगा, इस तरह घुमाएगा। ये एक्सिस है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे ही घुमाएगा। इसे फिक्स कर लो और इसे घुमाओ, कैसे घूमेगा, ऊपर की तरफ, इधर ही घूमेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को ऐसे घुमाना चाहता है, फ्रिक्शनल फोर्स को इसे घुमाना चाहता है, तो किस क्या टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हाँ कि नहीं। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0। मुझे क्या लिखना है, टॉर्क अबाउट, ये वाला मेरा सेंटर ऑफ मास था, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 होना है। as mg passes to the center of mass, so mg के बगैर जो टॉर्क आएगा वो 0 हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, हाँ कि नहीं। एंड बॉडी क्या दिया गया है, बॉडी इज इन स्टैटिक, क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसा समझ में कि नहीं। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी है, तो ये जो टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जाहिर सी बात है इसके ऑपोजिट में कोई आएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्लॉकवाइज है, तो मोस्टली देयर इज सम टॉर्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मोस्टली इक्वल टू 0। तो कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है नॉर्मल रिएक्शन ही प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा, कहां पे प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं यहां से ले लूं, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ले लूं, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू आता है। अगर मैं यहां पे लूं, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल रिएक्शन इधर यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, कोई डिस्टेंस छोड़ के आएगा। अगर यहां पे मैं ले लूं, तो यहां पे ले लूं मैं, मेरा एक्सिस क्या है, ये है, मेरा एक्सिस क्या है, ये, तो ये भी क्या करेगा, अगर मैं यहां पे ले लूं, तो ये एक्सिस है, तो ये भी इस तरफ घुमाएगा, हाँ कि नहीं, ये भी इस तरफ घुमाएगा, तो वो भी क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो यहां पे इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है कि ये वाले को मुझे इधर लेना है, इधर लेना है, आया समझ में कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन यहां से कुछ डिस्टेंस x पे लेना है, कुछ डिस्टेंस x पे लेना है, आया समझ में। तो टॉर्क ड्यू टू, यहां से लेने से क्या होगा, ये एक्सिस है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, इधर चलेगा नॉर्मल रिएक्शन के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स के लिए CW मुझे क्या मिलेगा, फोर्स के लिए फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन एक्स लिखा गया है ना। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि कितना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन से एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, सॉरी टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन निकालो, और कितने डिस्टेंस पे मुझे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास से। तो टाउ एफ CW जो है कितना आएगा, ये वाला नेगेटिव ऑफ फोर्स कितना है, F इंटू क्या बनेगा मेरा, डिस्टेंस। अच्छा ये वाला फोर्स है, कितने डिस्टेंस पे है ये वाला ना, a/2, कितना डिस्टेंस पे है, a/2 से, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कितने डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, a/2 से, आ रहा है समझ में। प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। मैं पहले टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन निकाल देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू f का वैल्यू है म्यू इंटू n इंटू a/2, म्यू इंटू n इंटू a/2, आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना, म्यू इंटू n इंटू a/2, आया समझ में। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अच्छा पहला बिट का आंसर आपको मिल गया। दूसरे बिट पे चलते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना है ना, फोर्स m है, डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान के चल, क्या आएगा म्यू n a/2, n कैंसिल आउट, x का वैल्यू क्या आएगा म्यू a/2, x का वैल्यू क्या आएगा म्यू इंटू a/2। आ रहा है समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अब ठीक ठाक हो गया सब, हाँ या ना, तो स्क्रीन को पढ़ करके लिख ले। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया था, एक कॉन्सेप्ट सीख लो कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास के जाए ये जरूरी नहीं है, चाहे तो ये इधर उधर जा सकता है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रॉक वॉल है, रॉक सरफेस है, बॉडी को मैंने ऐसे रखा हूं,
यहां से कुछ फोर्स में सेंटर ऑफ मास के थ्रू कुछ फोर्स में यहां पे एक्ट कर रहा हूं, F फोर्स एक्ट कर रहा हूं टू कीप द बॉडी इन कांटेक्ट विथ द वॉल। ये रफ वाली है, हाँ कि नहीं? ये फोर्स F इज अप्लाइड टू कीप द बॉडी इन कांटेक्ट विथ द वॉल, हाँ कि नहीं? अच्छा, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ये वही वाला सवाल है, थोड़ा डायग्राम को चेंज करके बन गया है। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कि नहीं? अब ये कैसे आता है? ये वाला बॉडी को ऐसे रखा, मतलब ये नीचे की तरफ क्या आएगा? स्लाइड होगा, नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो मोशन यहाँ पे आएगा। बॉडी स्लाइड है मतलब यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा वेट mg। सरफेस के साथ कांटेक्ट में मतलब नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इधर कोई भी लग सकता है। सेंटर ऑफ मास में भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये हमने पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव कर चुका हूं। अब दिखेगा क्या? टॉर्क ड्यू टू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया गया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम टू कीप इन कांटेक्ट। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो तरह के कंडीशन आएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? F net इक्वल टू 0 आएगा, तो Fx तो 0 आएगा, Fy भी 0 आएगा। Fy 0 आया मतलब ऊपर की तरफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F जा रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो Fy का 0 मतलब है ऊपर की तरफ F जा रहा है, नीचे की तरफ mg जा रहा है, तो mg नीचे का फोर्स मूव कर रहा होगा। मान के चलो नीचे की तरफ, या जाहिर सी बात है इधर ऊपर की तरफ बढ़ा आएगा या नीचे की तरफ बढ़ा आएगा, तो mg माइनस ऊपर की तरफ F जा रहा है तो इक्वल टू F। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या बन गया मेरा? mg। अब टॉर्क ड्यू टू सेंटर ऑफ मास 0 है मतलब कौन कौन टॉर्क डाल सकते हैं? टॉर्क ये F भी डाल सकता था, टॉर्क mg भी डाल सकता था, टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स भी डाल सकता था, टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन भी डाल सकते हैं। हमको पता नहीं है हम नॉर्मल रिएक्शन कहां लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आता है। जब मुझे पता लगा इधर या इधर तो मैं ड्रॉ कर दूंगा फिगर में। मगर देख ये जो mg और जो कैपिटल F ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहे हैं, तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज बनेगा? देख ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, तो ये कैसे बनेगा? उधर की तरफ, तो इधर बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ फोर्स इनटू कितने डिस्टेंस पे बनेगा? मान के चलिए यहाँ का डिस्टेंस a है, यहाँ का डिस्टेंस a है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? a/2 पे बनेगा। कितना पे बनेगा? a/2 पे बनेगा। दैट इज इक्वल टू प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये वाला अगर एक्सिस हुआ, ये वाला अगर एक्सिस हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से घूमने से एंटी क्लॉकवाइज होगा, हाँ कि नहीं? यहां से घूमने से ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये जो यहां से हो गया तो यहां पे लिख लेते हैं टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं? ऊपर की तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ये क्लॉकवाइज में होगा। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना सिंपली आएगा? F into a/2, तो F का वैल्यू है mg a/2। आया समझ में कि नहीं? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे भी वही पूछेगा कि कितने दूर पे नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से कितने दूर पे नॉर्मल रिएक्शन रखना है, तो यहाँ पे लिख लेना m into x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन जो कि तुम लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे, सबके चेहरे में खुशी आ चुका है। नॉर्मल रिएक्शन में देखिए, अभी टेंशन को देखोगे, क्या इसको दिखोगे? टेंशन को दिखोगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी था, ये क्वेश्चन काफी चैप्टर में आता है, डिफरेंट में। ये एक रॉड है, बहुत आसान सा चीज है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ है L, मास है कैपिटल M। मैंने क्या किया, उसको यहां पे कोई क्या फिक्स पार्ट है, इसको मैंने दोनों स्ट्रिंग से यहां से लटकाया हूं, दोनों स्ट्रिंग से यहां से लटकाया हूं। आया समझ में? दोनों स्ट्रिंग का लेंथ मान के चल की L', दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है। क्या किया है मैंने? फिर से बोल रहा हूं, एक फिक्स पॉइंट है, यहां से कोई
स्ट्रिंग है, यहां से कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के नीचे से मैंने एक रॉड को लटकाया है और रॉड में तुम जैसा कोई आदमी यहाँ पे बैठा है, आया समझ में कि नहीं? जिसका मास स्मॉल एम मान लो, जिसका मास स्मॉल एम मान लो, ये सेंटर पे नहीं बैठा है, ये सेंटर पे नहीं बैठा है। मान के चलिए ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास से कुछ एक्स डिस्टेंस राइट की तरफ बैठा है। तो मुझे पूछा कि मुझे टेंशन क्या है दोनों रॉड में, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, निकालो। T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, निकालो। यहाँ पे T1 से लगेगा मान के चल, अच्छा ठीक है मैं ये करता हूं इसमें, यहाँ पे कितना लगेगा, टेंशन T1 लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा। अच्छा, होल द सिस्टम इज इन स्टैटिक, होल द सिस्टम इज इन स्टैटिक, हाँ कि नहीं? तो T1 कितना लगेगा, T2 कितना लगेगा, मुझे पूछा गया है, ऐसा समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है, और क्या पूछ सकता है इसमें? हाँ, फाइंड T1 एंड T2। देखो कैसे होता है ये वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट हम डालेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट हम डालेंगे। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है का मतलब है नेट फोर्स यहाँ पे जीरो आएगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो आएगा। पहले देख नेट फोर्स क्या क्या लग सकता है। मास ऑफ स्मॉल, तुम्हारे जैसा कोई आदमी बैठा है उसका नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, फिर रॉड का वेट लगेगा mg, कैपिटल mg ये स्मॉल mg, याद रखना। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1 प्लस T2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है कैपिटल M इंटू जी स्मॉल m इंटू जी। तो मेरा क्या बन गया T1 प्लस T2 इक्वल टू g कॉमन लेके m प्लस m मेरा बन गया। ये इक्वेशन 1 दे दूं, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना बोल, हो गया। और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, तो एफ मेरा 0 बन गया। अब मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क ड्यू टू एट एनी पॉइंट, टॉर्क नेट टॉर्क ड्यू टू एट एनी पॉइंट इज 0। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, निकाल सकता हूं, ये पॉइंट पे निकाल सकता हूं, यहां पे निकाल सकता हूं, यहां पे। अच्छा, ये पॉइंट को मैंने A दे दिया, ये पॉइंट को मैंने B दे दिया। टॉर्क अबाउट A भी मैं निकाल सकता हूं, टॉर्क अबाउट B भी मैं निकाल सकता हूं, टॉर्क अबाउट A कैपिटल M सेंटर ऑफ मास से मैं निकाल सकता हूं। अब यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट मेरा K है, K से भी निकाल सकता हूं। जिसका भी निकालो टॉर्क एट एनी पॉइंट 0 ही निकलेगा। मैं अपने हिसाब से चूज करूंगा कहां से निकालने से मुझे आसान होगा कैलकुलेशन। तो देख, अगर मैं यहां से निकालूं, अगर मैं ये पॉइंट से निकालूं, तो इसका जो टॉर्क है T2 के लिए जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ T1 बचेगा। या फिर यहां से निकालूं तो T1 के लिए टॉर्क 0 हो जाएगा, T2 सिर्फ बचेगा, या EF दोनों बचेंगे। तो एक अननोन तो मेरा कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो मैं ये या ये आइदर A पॉइंट और B पॉइंट से मैं चूज करता हूं। तो मान के चल कि मैंने चूज किया टॉर्क अबाउट B इक्वल टू 0, B पॉइंट से मुझे टॉर्क निकालना है, क्या से B पॉइंट से। तो क्या क्या मिलेगा, टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू T2 मुझे, टॉर्क ड्यू टू T1, टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू स्मॉल mg इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, हां कि नहीं? तो टॉर्क ड्यू टू जो T2 आया, T2 किस तरह का आएगा, ये वाला किसका आंसर पूरा, यहां से देखो पूरा सेंटर ऑफ मास एक्सिस के साथ, ये एक्सिस है, ये एक्सिस की तरह ही जा रहा है, तो यहां पे कितना लिखेगा मैं, 0 लिखेगा। टॉर्क ड्यू टू T1 लिखेगा, तो ये वाला टॉर्क है 2 नहीं है, T1 के हिसाब से लिखेगा, किसके पॉइंट से, B पॉइंट से। तो देख डिस्टेंस कितना, फोर्स कितना बनेगा, फोर्स T1 बनेगा, डिस्टेंस कितना बनेगा, L बनेगा। यहां से डिस्टेंस L है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बॉडी को कैसे घुमाएगा, यहां से ऐसे घुमाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ही घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा का मतलब क्या है, ऐसे घुमाएगा, हां कि नहीं? तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो -T1 into L, -T1 into L, आया समझ में कि नहीं? अब mg के हिसाब से देखो कितना डिस्टेंस पे है mg, सेंटर ऑफ मास पे है mg, तो L/2 डिस्टेंस में होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा। तो L/2 डिस्टेंस में है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक्सिस है, नीचे की तरफ ऐसे घुमाएगा, कैसे, यहाँ पे एक्सिस है, देख यहाँ पे एक्सिस है, अब ये ऐसे लेगा उसको, ऐसे घुमाएगा, ऐसे मतलब कैसे, ऐसे, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब प्लस में आएगा mg इनटू डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। स्मॉल mg कितना डिस्टेंस में है, ये पॉइंट से यहां से यहां तक, सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट x है, तो ये क्या बनेगा, इसका डिस्टेंस बनेगा L/2 - x, L/2 - x।
ये भी डाउनवर्ड है mg, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो स्मॉल mg इंटू L/2 माइनस x इक्वल टू 0 आएगा, हाँ कि नहीं? अब देख आ रहा है समझ में? तो यहां से तुझे T1 मिल जाएगा, यहां से तुझे T1 मिल जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? खुद सॉल्व कर लेना ये वाला। T1 यहां से तुझे मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? देख T1 यहां से मिल जाएगा, यहां के लिए यहां पे पुट कर ले, पुट करने से मिल जाएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग होगा मगर मिल जाएगा तुझे। आया समझ में? ये मैं नहीं करता हूं अभी, ठीक है? नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट को चलते हैं ये वाला चीज। अच्छा ठीक है, अब हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक की तरह और एक लैडर की तरह, हाँ कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लो ये वाला क्वेश्चन आता है। देखो मान के चल कि यहां पे कोई बॉडी का वेस्ट की तरह था, यहां पे कोई ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक जिसका साइड है ए, जिसका साइड है ए, हाँ कि नहीं? मान लो कि सेंटर ऑफ मास है, ये यहां पे बैठा हुआ है। अच्छा ये जो क्या दिया गया है क्वेश्चन, a cubical block of mass m and as a, क्वेश्चन देखो, a cubical block of mass m and as a slides down a rough inclined plane of inclination theta with uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block. Find the torque of the normal force acting on the block. ये वाला जो सरफेस है, ये वाला मेरा रॉफ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। अब ये इंक्लिनेशन कितने पे है? थीटा पे है। Find the torque due to normal reaction. Find the torque of the normal force, हाँ कि नहीं? वही वाला acting on the block. ब्लॉक में टॉर्क के लिए जो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन से के लिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत आसान है, वही वाला कॉन्सेप्ट हमको डालना है और कुछ नहीं। सिर्फ ये तुमको दिमाग में रखना है कि टॉर्क मुझे कैसे निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं यहाँ पे। एंड द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन जीरो, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में? बताओ तो देख इधर क्या बनेगा मेरा, ये सेंटर ऑफ मास से इसे वेट आएगा mg। अब ये थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा बनेगा, तो इधर कंपोनेंट क्या बनेगा? mg साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो इधर कंपोनेंट क्या है? mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा? mg cos थीटा। इधर बनेगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये मेरा 90 माइनस थीटा का कॉस mg साइन थीटा बनेगा। आया समझ में? और ये नीचे की तरफ आना चाहता है तो पूरा फ्रिक्शनल फोर्स एक बनेगा इधर, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? आया समझ में? नॉर्मल रिएक्शन कहां चलेगा पता नहीं है हमको, यहीं पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, वो हम खुद देख लेंगे। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एक मेरा बनेगा mg sin थीटा, हाँ कि नहीं? यूनिफॉर्म स्पीड है, और n मेरा बनेगा, n ऊपर की तरफ आएगा ना, n तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा, n पे जो भी आएगा n आएगा mg cos थीटा। दिखाई लग रहा है? कर चुके हो ये वाला लॉज ऑफ मोशन पे। अब देख क्या होगा, अब इसके बारे में हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क ड्यू टू एनी पॉइंट, टॉर्क नेट क्या बनेगा? 0 बनेगा। मैं क्या करता हूं ना, सेंटर ऑफ मास से टॉर्क निकालता हूं, सेंटर ऑफ मास से टॉर्क निकालूंगा। सेंटर ऑफ मास से टॉर्क निकालना मतलब क्या है? वो जो mg है ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू सेंटर ऑफ मास निकालूं तो mg का जो भी कंपोनेंट होगा उसके हिसाब से टॉर्क मेरा 0 हो जाएगा। क्या आएगा ना? टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन मेरा 0 आएगा। यही दोनों के लिए आएगा। अगर ये मेरा फिक्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे कैसे घुमाएगा? इधर ही घुमाएगा, अरे ऐसे घुमाएगा कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मुझे कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू कितने जो डिस्टेंस में ये मेरा फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? यही वाला बनेगा, बीच का f इंटू a/2 प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन में मुझे कुछ निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेगा? यहाँ पे है बॉडी, तो ये अगर ऐसे घुमाएगा, फोर्स प्रोड्यूस ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा, इधर आएगा। तो टॉर्क ड्यू टू अच्छा ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला माइनस में आएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन सिंपली मेरा क्या आएगा? f का वैल्यू है mg sin थीटा into a/2, mg sin थीटा into a/2। आया समझ में? आंसर मिल गया मुझे।
कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा। वहां कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छी तरह से लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मान के चलिए x डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसमें क्या वैल्यू m है, डिस्टेंस x है, तो कितना आएगा mg sin थीटा a/2। n का वैल्यू क्या है इधर, mg cos थीटा into x इक्वल टू mg sin थीटा a/2। तो mg कैंसल आउट हो गया, x इक्वल टू sin बाई cos आ गया tan थीटा, यहाँ पे मेरा है a/2। ये वाला डिस्टेंस भी मेरा आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया a/2 tan थीटा। आया समझ में? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? अरे हाँ कि नहीं हो जाएगा ना, कोई भी मास का वैल्यू दे दो ये हो जाएगा। अब हम लिखते हैं थोड़ा लैडर का निकलेगा, थोड़ा लैडर का वैल्यू लिखेंगे। हो जाता है कभी कभी, देखो देखो देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक वाला देख लिए, अब एक लैडर वाला देखेंगे। लैडर वाला क्या होता है, देखो मान के चलो कि यहाँ पे एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां से लेके यहां तक कोई एक लैडर है। अच्छा लैडर तो इस तरह का होता है, अरे हाँ या ना बोल। अब इसका लेंथ है l, मैं जनरल फॉर्म में कर लेता हूं, तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो, कोई वैल्यूज देगा तो खुद कर लेना। यहाँ पे लैडर है। अच्छा ये वाला क्या दिया गया है, ये वाला स्मूथ वॉल दिया गया है, स्मूथ वॉल दिया गया है। स्मूथ वॉल का मतलब है यहाँ पे जब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता तो नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। मगर ये जो पार्ट है, ये जो सरफेस है, ये वाला रफ सरफेस है, ये वाला रफ सरफेस है। आया समझ में कि नहीं, ये वाला रफ सरफेस है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, क्रिएट होगा। ये को हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल पे है। आया समझ में कि नहीं, आगे नहीं। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास n। इसका जो मास है, इसका मास है कैपिटल है। अच्छा इसका मास है कैपिटल है, मास है लेंथ l। लीन सेकंड्स है वर्टिकल स्मूथ वॉल, लीन सेकंड्स है वर्टिकल स्मूथ वॉल एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विथ ए ड्रॉप सरफेस, विथ ए ड्रॉप सरफेस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड द normal force, find normal force and frictional force that exerts on the floor, that exerts on the floor। कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान सा चीज है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये वाला स्मूथ वाला है, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शंस लगेगा। यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शंस लगेगा। नॉर्मल रिएक्शंस क्या है, n1, मान के चल के n1। क्यों n1 लिया ना, यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे सरफेस, तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे n2 हो गया। अब ये वाला जब यहाँ से स्लाइड करते करते आएगा, यहाँ पे तो कोई क्या क्रिएट नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होगा। मगर ये वाला कैसे आएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला इधर ही मूव करेगा। तो ये वाला तो इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे कितना क्या क्रिएट होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना बोल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है इधर की तरफ आएगा। किसका वेट, जो लैडर का वेट है, सेंटर ऑफ मास से आएगा। अब ये सेंटर ऑफ मास से ही आएगा, आगे नहीं, सेंटर ऑफ मास से आएगा। अब देख इसका, ठीक है इतना ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा। ये थीटा हो गया, ये mg हो गया। अच्छा अब क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मेरा F net इक्वल टू क्या आएगा, F net इक्वल टू 0 बनेगा। F net 0 बना तो x एक्सिस का फोर्स, x एक्सिस में क्या है, n1 है, ये वाला इधर है, तो मैं लिख सकता हूं n1 इक्वल टू f, हाँ कि नहीं। y के अपवर्ड डायरेक्शन में n2 है, नीचे के डायरेक्शन में mg है, तो n2 इक्वल टू क्या बन गया मेरा, mg। आया समझ में, mg लिख सकते हो, w लिख सकते हो, वेट लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख सकते हो। n1 इक्वल टू f बन गया, n2 इक्वल टू mg बन गया। अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल, हो गया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, टाउ नेट इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शंस
फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाउ नेट इक्वल टू 0 अप्लाई करना पड़ेगा। टाउ नेट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, टाउ नेट इक्वल टू 0 का मतलब है टॉर्क एट एनी पॉइंट मुझे 0 निकालना पड़ेगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास से निकाल सकता हूं, या फिर ये वाला पॉइंट को मैंने ए दे दिया, ये वाला पॉइंट को मैंने बी दे दिया, कोई भी एक पॉइंट से मैं निकाल सकता हूं, हाँ कि नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसी एक्सिस से निकालूं, कोई भी इस यहां से निकालूं, तो मेरा n2 किससे टॉर्क 0 हो जाएगा, क्यों पासिंग टू द एक्सिस। अगर n1 से निकालूं तो n1 से 0 हो जाएगा। अरे हाँ ये ना, तो अब क्या करते हैं, तो यही किसी पॉइंट से निकालने से मुझे एक अननोन कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। यहां से निकालने से ये दो फिर अननोन आ जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से करता हूं। अच्छा, अब मैं कैसे करूं, टॉर्क नेट टाउ नेट इक्वल टू 0 है, यहां से लिखता हूं टाउ नेट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ, कौन से पॉइंट से मुझे निकालना है, टॉर्क अबाउट, निकालता हूं टॉर्क अबाउट ए, तो ए से निकालने से यहां से 0 हो जाएगा, इसका आएगा, तो टॉर्क ड्यू टू mg एक आएगा, टॉर्क ड्यू टू n1 एक आएगा 0। अच्छा, mg क्या करेगा, यहाँ पे एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस है, तो ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज mg घुमाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये वाला आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव mg कितने डिस्टेंस पे ना, ये अगर फोर्स है तो यहां से यहां तक उसका डिस्टेंस होता है, यहां से वहां तक उसका डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस है। अच्छा, ये वाला कॉन्टैक्ट, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, L/2। अरे हाँ यहाँ, ये वाला कितना होगा, L/2 होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। अब ये वाला कितना होगा, कैसे निकालें, दिख इधर C पॉइंट इक्वल टू K लेते हैं, ट्रायंगल CKA में, तो कितना आएगा, cos थीटा, ये B है, cos थीटा इक्वल टू मेरा आएगा क्या, 1K डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ पे, L/2, तो मेरा K इक्वल टू कितना आ गया, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, आया समझ में कि नहीं, L/2 cos थीटा, तो mg इंटू L/2 cos थीटा, ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, प्लस n1 के हिसाब से, n1 इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये टोटल बनेगा। अरे हाँ यहाँ, तो ये कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घूमता है, ये कैसे घुमाएगा, ये इधर ही घुमाएगा। अरे हाँ कि नहीं, इधर है डिस्टेंस, तो यहां से फोर्स है, तो ये ऐसे घुमाएगा, तो ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है कि n1 इंटू ये वाला डिस्टेंस को, ये वाला लिख लो, p लिख लो, तो bp कितना हो जाएगा, l, यहां से डिस्टेंस को l sin थीटा इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 0 बन गया, हाँ कि नहीं। अरे हाँ या ना बोल, तो l सब में कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n1 sin थीटा इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो mg cos थीटा बाई 2, तो n1 क्या बनेगा ना, mg cos बाई sin cot थीटा बाई 2, ये हो गया मेरा n1। अब ये n1 अगर इतना हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी वही होगा, क्योंकि n1 इक्वल टू f है, तो फ्रिक्शन से फोर्स नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, n1 इक्वल टू mg/2 cot थीटा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी वही हो जाएगा, n1 इक्वल टू ये वाला कितना भी आएगा, n1 इक्वल टू f भी आ गया। अरे हाँ या ना, अब n2 इक्वल टू mg है, n2 इक्वल टू mg है, मिल गया फोर्स। अरे n1 वैल्यू और n2 से मिल गया, अरे हाँ या ना बोल, तो यहाँ जो देगा वैल्यूज जहां पे भी देगा, यहाँ पे कर सकते हो। अरे हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये एक लैडर था, अगर लैडर में कोई बंदा अगर बैठेगा, अगर चलते हुए चलेगा, तो वहां से कैसे निकालेंगे, देखो नया क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये वही है स्मूथ, ये हमें स्मूथ वाल नहीं, ये वाला रफ वाल है, हाँ कि नहीं। मैं जनरल केस ही कर रहा हूँ, पर्टिकुलर केस तुम खुद कर लेना। अच्छा, ये वाला भी रफ सरफेस है, आ रहा है समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई एक लैडर है, आया समझ में।
अरे हाँ या ना। अब इससे क्या दिया गया कि वही फाइंड n1 n2 f1 f2 आया समझ में। यहाँ पे एंगल थीटा दिया गया है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया गया है। नॉर्मल डायरेक्शन बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो पूछा गया है कि नॉर्मल डायरेक्शन निकालो और फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स क्यों डबल डबल है? देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल डायरेक्शन n1 लगेगा, यहाँ पे मेरा नॉर्मल डायरेक्शन n2 लगेगा। ये इधर नीचे आना चाह रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा मेरा f2 मान लो चलो, और ये इधर जाना चाह रहा है तो इधर लगेगा f1। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आ गया समझ में? अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा ना, नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ मास ये है तो वेट आ गया नीचे की तरफ। ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी ले लेते हैं। आया समझ में? खुद कर लेना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड कितना है? f2, डाउनवर्ड कितना है? mg। हो गया ये वाला बात। और डाउनवर्ड अपवर्ड भी n1 भी है, तो n1 प्लस f2 इक्वल टू कितना बन गया? mg। n1 ऊपर f2 ऊपर mg डाउनवर्ड हो गया। राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स। राइट का फोर्स किधर है ना? f1। लेफ्ट का फोर्स क्या है? n2। आया समझ में? ये वाला हो गया, तो n2 इक्वल टू f1 बन गया, n2 इक्वल टू f1 बन गया। अच्छा, अब इसका मान के चल, ठीक है, यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पे कुछ लिख लेता हूं मैं, n2 इक्वल टू, अगर ये f1 है, f1 क्या बनेगा? f1 किधर है? f1 इधर है, तो ये बनेगा म्यू इंटू n1। n2 इक्वल टू क्या आया? f1। तो f1 इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू इंटू n1। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो n2 इक्वल टू म्यू इंटू n1 यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा? mg माइनस f2, mg माइनस f2। तो यहां से n2 निकालूं तो म्यू इंटू mg माइनस f2 के जगह मैं क्या लिख रहा हूं? म्यू इंटू n2, म्यू इंटू n2। हाँ या ना बोल? अरे हाँ या ना बोल? यहाँ पे मैंने f1 के जगह लिखा म्यू इंटू n1, यहाँ पे लिखा मैं f2 की जगह म्यू n2, तो ये वाला इधर आ जाएगा। अच्छा, दोनों अलग अलग वॉल्स है, दोनों अलग अलग वॉल्स है। मान के चलो कि इसका मैं ले रहा हूँ कोएफिशिएंट μ1, इसका मैं ले रहा हूँ कोएफिशिएंट μ2, है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा? μ1 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा μ2, यहाँ पे μ1। आया समझ में? तो मैं लिखूंगा n2 इक्वल टू μ1 इंटू mg प्लस माइनस μ1 μ2 n2। ये अगर इधर आ गया तो मेरा क्या होगा? n2 कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस μ1 μ2 इक्वल टू μ1 इंटू mg। तो मेरा n2 क्या बन जाएगा ना? μ1 mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 इंटू μ2। ये मेरा बन जाएगा n2 का वैल्यू। आया समझ में? यहां से तुम n1 भी निकाल सकते हो, यहां से n1 भी हम निकाल सकते हैं पुट करके, mg माइनस f2, यहां से n1 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब लिखो ये वाला गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब हम लिखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखेंगे टॉर्क अबाउट, मैं ले रहा हूं टॉर्क अबाउट ए में ले रहा हूं, यहां से ए से लूंगा, टॉर्क अबाउट ए से लूं तो ए से लेने से क्या होगा? ए से लेने से क्या होगा? देखो टॉर्क अबाउट ए से लेने से क्या होगा? क्या क्या फोर्स आएगा? यहां से n1 के लिए तो 0 हो जाएगा, आएगा एक mg आएगा, यहाँ पे एक mg आएगा और एक n2 के लिए आएगा, क्योंकि f1 तो 0 हो जाएगा और f2 भी आएगा। हाँ कि नहीं? अरे हाँ या ना? टॉर्क ड्यू टू mg एक आएगा, टॉर्क ड्यू टू f2 एक आएगा, टॉर्क ड्यू टू n2 एक आएगा इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? अच्छा, mg के लिए क्या आएगा? mg इंटू एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये इधर एक्सिस है, ये इधर पीछे घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज आएगा,
क्लॉकवाइज का मतलब है नेगेटिव आएगा। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला एल, अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया, लैडर का डिस्टेंस में हम कहते चल एल दिया गया है, क्या दिया गया है, एल दिया गया है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये mg है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, l/2 cos थीटा, mg l/2 cos थीटा। आगे में एक माइनस हम दे देते हैं, आगे में हम क्या दे देते हैं, माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज है। प्लस, प्लस के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, n2 लिखेंगे। n2 का क्या लिखेंगे, देख n2 इधर जा रहा है, तो इधर का मतलब क्या घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अरे हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब डिस्टेंस क्या होगा, ये b से k आएगा, मान के चल यहां से b से k आएगा। ये वाला पॉइंट को m ले लेते हैं, सॉरी m तो नहीं लेंगे क्योंकि m ऑलरेडी है वहां पे, मास इसका m है, तो इसको हम p ले लेते हैं। अच्छा, b से k डिस्टेंस क्या आएगा, अगर ये थीटा हुआ, अगर ये थीटा हुआ तो b से क्या क्या होगा कि l sin थीटा बनेगा, l sin थीटा बनेगा, तो n2 इंटू l sin थीटा बन गया। अरे हाँ या ना बोल, n2 इक्वल टू l sin थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। प्लस अब फ्रिक्शन से देख, फ्रिक्शन इधर एक्सिस है, फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा, इधर घुमाएगा, कोई भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो फ्रिक्शन के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला फोर्स है, इधर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, l के साथ cos थीटा बनेगा, F2l cos थीटा इक्वल टू 0। आया समझ में कि नहीं, अब देख अच्छी तरह से क्या क्या बनेगा, यहां से तो n2 निकल सकता है, अरे हाँ या ना बोल, n2 निकल सकता है कि नहीं, तो यहां से निकल सकता है। ये वाला तुमको मैं दे रहा हूं सिर्फ ये इक्वेशंस को देखने के लिए, क्या क्या वेरिएबल्स आएंगे, जब यहाँ पे वैल्यूज आएगा तो यहाँ से खुद ही कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगा। वाह, बुक में जाओ, बुक में इसका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से तो खुद सॉल्व करो, मगर कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ही यही है। यहाँ से कुछ को इसको लाओ, इसको यहाँ से डालो तो यही वाला इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आया तो यहाँ पे तीन इक्वेशन आया तो सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना, आज का कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, तो ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स कर लेना, नेक्स्ट क्लास में और कुछ चीज देखेंगे इसके बारे में, हाँ कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।